हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। और जैसा कि ना ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो कई सालों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का एक संग्रह है, इसलिए ना तुम लोग बिना स्किप किए लास्ट तक इसको प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना और एकदम मन से जी जान लगा करके। दूसरी चीज कि जैसा कि तुम लोग बोर्ड पेपर में देखोगे तो इससे रिलेटेड अगर शब्द इधर उधर हुए होंगे तो समझ लेना इसी फार्मूले पर तुम्हें आगे बढ़ाना है। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा कि ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 4-5 सालों में मेन क्वेश्चनों को उठा करके लिखा गया है। इसलिए एकदम मन से कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ और सारे क्वेश्चनों को बेटा कॉपी करते हुए जाना और लगाते हुए जाना, देखना कैसे कैसे इनमें फार्मूले यूज हुए। देखो सबसे पहले ना हम लोग बेटा जब क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं, लिखा है कि cos स्क्वायर a इजकल टू 1/2। क्या लिखा है? cos स्क्वायर a इजकल टू 1/2। तो साइन स्क्वायर का मान क्या होगा? बात समझ में आई? देखो एक फार्मूला आइडेंटिटी तुम पढ़े होगे, जगह वहां तुमको कम लग रही है, यहां देख लो। यहाँ थोड़े में बेटा ध्यान से देखना। एक फार्मूला होता है क्या? साइन स्क्वायर a इजकल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ए। बात समझ में आई? ये कहां से आया सर? ये आइडेंटिटी से आया बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से। समझ में बात आई? तो हम लोग एक काम करेंगे ना, यहाँ 1 माइनस कास स्क्वायर का मान 1/2 है, 1/2 लिख देंगे। तो 2 एकम 2 और में से 1 निकल गया। ध्यान दो मेरी बात को, यहाँ 2 एकम 2 और 2 में से 1 निकल गया तो कितना बचा? 1/2। इसमें यानी जहां भी ऑप्शन होगा तुम्हारा क्या 1/2, उस पर टिक लगा दो। देखो बेटा ये है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गया ना? सही से बताओ, आया समझ में? वेरी गुड। दूसरा एक क्वेश्चन है ना कि निम्न में बहुलक ज्ञात करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। मैंने तुमको एक दिन और भी बताया था पुराने अपने क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में, कि अगर कभी बहुलक पूछे ना, मोड पूछे तुमसे, तो ये जान लो कि जोन बहुत बार आए लकलक, उसी को हम लोग कहते हैं बहुलक। जैसे तुम लोग ना किसी के यहाँ कोई फंक्शन रहता है तो बार बार उसके घर की तरफ जाते हो ना, जाते कुछ और मामले से हो, तुम जान रहे हो। चलो, और यहाँ ना हम लोग देखते हैं उसी को कहते हैं बहुलक। क्या कहते हैं? यानी आदमी ने कहा बहुत लखत भाई, यानी क्या हो गया? बहुलक माने बहुत बार आ चुका है। देखो इसका मतलब इसमें कौन सी ऐसी नंबर है जो बहुत ज्यादा बार आई है, सबसे ज्यादा बार है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। 19, 38, 25, 36, 38, 25, 18, 38, 25, 38। देखो अब मेरे समझ में एक चीज आ रहा है कि सर 2 ही नंबर ज्यादा बार आई, या तो 25 या तो 38। चलो फिर गिन लेते हैं। 38 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 38 4 बार है। और 25 अपना 25 1 बार, 2 बार और 3 बार। 25 3 बार है और 38 4 बार है। इसका मतलब बेटा 38 मेरा क्या हो जाएगा? बहुलक। समझ में आई बेटा? अगर आ जाएगा ना तो, या कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका सोल्यूशन निश्चित रूप से मिलेगा। और दूसरी चीज अगर आएगा तो अपने मित्रों तक भी शेयर करो, जिससे थोड़ा सा हम लोगों को सपोर्ट मिले। और कमेंट बॉक्स में लिखो सर आया कि नहीं आया। अगला देखते हैं बेटा, यहां लिखा है साइन थीटा इजकल टू 15/17, तो काट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले एक छोटा सा ऐसे ना चित्र बना लो। ये बेटा एक ये 90 अंश का है और ये एक थीटा का मान है, जो भी है। देखो यहां मैंने ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया और यहाँ सी लिख दिया। साइन थीटा बेटा हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये 90 अंश के त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज पर चलती है। साइन थीटा का मतलब होता है बेटा लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर। ये 15/17 हो गया। इसमें एक समस्या है, आधार मेरे पास नहीं है। और पाइथागोरस के सूत्र में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग धन आधार का। ये मुझे निकालना है। इसका मतलब कि BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कि AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। AC कितना है? 17 का स्क्वायर करोगे 289, 2 8 9, और AB मैंने 15 15 में 225। देखो 5 में 9 में से 5 गया 4,
और यहाँ बच्चा 8, 8 में से 2 गया 6, यानी 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 64 आ जाएगा। और 64 का वर्गमूल होता है 8, यानी ये मेरा BC कितना हो जाएगा, 8। तुम्हें निकालना था काट, और काट का मतलब होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब। तो आधार तुम्हारा कितना है 8 और लंब तुम्हारा कितना है 15, तो यानी जहां 8/15 होगा ये सी वाला सही है। समझ में आई बेटा, आया है समझ में कि नहीं आया, आया है तो जरा मुस्कुराओ क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया, क्योंकि इसके पहले अच्छा आता था। ठीक है, यहां देखो एक सवाल लिखा है ना, -5 8 से होकर जाने वाले y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। देखो मैंने कई बार बताया कि जब कभी कहे y अक्ष के समांतर तो x बराबर मान रखेंगे, और अगर कहे x अक्ष के समांतर तो y बराबर मान रखेंगे। देखो बेटा यहाँ x बराबर था मेरा क्या, x बराबर x का मान क्या था, ये वाला x बराबर किसका मान, ये x का मान, और x का मान कितना है -5। इसका मतलब अगर कहीं लिखा होगा x बराबर -5 तो सही है, कहाँ है ये a वाला। समझ में बेटा आई, समझ में बात आई, समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत, एक भी पैसे, चलो वेरी गुड। अब ना एक अगला सवाल लगाते हैं, त्रिज्या 4 सेमी तथा कोण 30 अंश वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यहां मैं इसे लगा देता हूं। देखो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 इंटू πr²। थीटा कितना है बेटा, थीटा तुम्हारा है 30 अंश, तो यहां हो जाएगा 30 अंश बटे कितना, बटे कितना 360। पाई का मान कितना होता है 3.14, और आर का मान कितना है 4 सेमी, तो 4 चौक 16। आया समझ में, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 एकम 3 12 3 36। चल भैया इसको 4 से काट दे, 4 3 12 और 4 चौक 16। आया समझ में, जरा इसको 3 से काट दो, 3 एकम 3 दशमलव, और ये कितना हो जाएगा 1 0 3 चौक 12, फिर 2 14 3 6 18। जरा इसका गुना कर दो, 4 6 24 के 4 और 4 चौक 16 2 18 और 4 0 0 और 1 4 एकम 4, यानी 4.18 या 19 कहीं हो तो उसी पर टिक लगा दो। ये देखो 4.19 ये अपना पहला ही है, इस पे टिक लगा। बात समझ में आ गई। अंत में कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है बेटा, समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है उनमें पदों का अंतर समान है। बात समझ में आई। तो इसमें पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, मुझे 5वां पद निकालना है, यानी मुझे निकालना है A5। क्या निकालना है A5। बेटा इसमें A बराबर यानी पहला पद 3 दिया है, और जब D का मान निकालोगे तो 1 में से 3 घटाओगे तो -2 हो जाएगा, D बराबर -2। चौथा पद निकालना है 5वां, और an का सूत्र होता है यानी nवें पद का a प्लस n-1 इंटू डी, यानी 5वें के लिए a प्लस 4d, a प्लस 4d, 6वें के लिए a प्लस 5d। तो यहाँ a प्लस जब 4d करोगे तो a का मान कितना है 3, और 4 गुणे d का मान कितना है -2, तो 4 दूनी -8, और ये बेटा 3 तो 8 में से 3 घट गया, कितना हो गया -5। अगर कहीं -5 है ऑप्शन तो सही है। ये समझ में आ रही है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अंतिम में ये देखो जो तुम बचपन से मैच में खेलते आ रहे हो ना, एकदम तुम बचपन में हेड टेल वाला काम करते आ रहे हो, लेकिन एक पैसा था ना उसमें तुम्हारा हेड टेल भिड़ता ही नहीं था। ऐसा होता था हम लोगों के साथ भी। देखो क्या है कि एक पासे को फेंकने पर, देखो जैसे एक पासे को फेंकने पर लूडो वाला मामला है, एक पासे में कुल कितने खाने होते हैं भैया 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ हम जब उछालते हैं, अपनी बात बताऊं, जब हम उछालते हैं तो आता है 1 2 3, और जब किसी को 3 से काटना रहता है तो 5 आता है, जिससे उसके में आगे पहुंच जाए और हम कट जाए। लेकिन और जिसको, और जब जरूरत नहीं रहती ना तब 6 आता है। चलो इन बात को छोड़ो, यहाँ अपने में आ जाओ कि एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या,
विषम पहले तो ये सोचो कि 1 से 6 तक कितनी विषम संख्याएं, तो 1 2 3 4 5 6 ये मेरे खाने हैं कुल। तो एक विषम 1 है, एक 3 है, एक 5 है। विषम संख्या कितनी है? 3 कुल है। कुल कितने खाने हैं? 6। तो 3 कम 3 दूनी 6, यानी 1/2 विषम आने की प्रोबेबिलिटी होगी। ये सी वाला मेरा ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से बेटा इन 8 क्वेश्चनों को तुम स्क्रीनशॉट ले लो और ना एकदम बेहिचक आराम से प्रेम पूर्वक लगाओ। अभी मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, तब तक तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9। जरा देखो, ये क्वेश्चन देखते ही तुम्हें एक चीज पता चल गया होगा, अपने पुराने दिन की बात याद आ गई होगी कि जब तुम सबसे पहले मैथ लगाना शुरू किए थे तो ये जरूर मिला होगा। उस समय मिला था ना कि 135 और 225 का HCF क्या होगा। तो तुम्हारे सर लोग बताए होंगे बेटा, चाहे यूक्लिड से निकालो, डिवीजन मेथड, चाहे भाग विधि से। यहाँ तो केवल हमें क्या करना है? टिक लगाना है ना। तो हम कोई भी मेथड से निकाल लें। हम लोग सबसे पहले छोटी संख्या 135 से क्या करते हैं? 225 में भाग देते हैं। एक बार जाएगा, यहाँ 135 उतर गया, 5 में से 5 गया 0, यहाँ 12 में से 3 गया 9 और यहाँ बचा कुछ नहीं। फिर 90 से भाग देते हैं बेटा 135 में, और एक बार जाता है, फिर मेरा बच जाएगा 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4, 45, और फिर इससे काटते हैं इस गिनती को 90 को, तो 45 दूना 90। जब कोई गिनती पूरी पूरी काट देना और शेष उसमें 0 आ जाए तो जान लेना कि वही गिनती HCF है। ये 45 पूरी पूरी काट दी, इसका मतलब अगर इसमें कहीं 45 है तो वही इसका HCF है। आ गया समझ में? आ गया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। देखो ये कह रहा है कि tan थीटा इंटू cot थीटा का मान क्या होगा। तुम्हें मालूम होगा कि tan थीटा तो tan थीटा ही होता है, लेकिन cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। होता है कि नहीं होता? होता है ना। और फिर अगर हम लोग tan से tan को उड़ा दें तो मेरे पास बचता केवल 1 है, इसलिए अगर कहीं 1 हो तो उस पर टिक लगा दो। ये देखो पहले पर बेटा, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? और फिर बेटा उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? 11 पर। देखो कह रहा है ना कि बिंदु 2 - 3, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, और x5 के बीच की दूरी 10 इकाई है, तब x का मान। देखो बेटा बीच की दूरी का, इसमें x1 ये है, तो x1 बराबर कितना हो गया? x1 बराबर 2, और y1 बराबर -3, x2 बराबर कितना है? x, और y2 बराबर कितना है? 5, और d बराबर कितना है? 10। समझ में आ रहा है? दिख रहा है बढ़िया से? दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम लोग d का यानी बीच की दूरी का सूत्र लिख देंगे। d = √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब ना इसके बाद हम थोड़ा सा इधर लगाते हैं, या यहां लगा दें। ध्यान से देखते जाना बेटा, यहां लगा रहा हूं, दिख रहा है बढ़िया? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां हम लोग d बराबर लिख दे बेटा, कितना मान d का आया है? 10। तो अगर 10 का स्क्वायर कर दोगे ना तो इधर से रूट गायब हो जाएगा। x1 का मान अपना कितना है? 2, और माइनस x2 का मान कितना है? x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 का मान है y1 का मान -3 और -5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ बेटा 10 दहम्मा हो गया 100, और ये 2 दूना 4 प्लस x स्क्वायर -4x, और 5 3 8 28 कितना हो गया? 64। अगर हम एक काम करें, 100 को इधर ले आ दे, 64 4 68 हो जाएगा x स्क्वायर -4x प्लस 64 4 68 और -100। कोई दिक्कत? थोड़ा सा स्पेस कम है बेटा, इसलिए छोटा लिखा जा रहा है, ध्यान से देखना। फिर यहाँ x स्क्वायर माइनस कितना? 4x, और 100 में से 10 में से 8 गया 2, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा, और यहां बचा 9, 9 में से 6 गया 3,
इतना समझ में आया। अब कोई ऐसी दो गिनती लो कि गुणा करो तो 32 आ जाए और अगर घटा दो तो 4, तो कौन कौन सी गिनती, जरा कमेंट बॉक्स में लिखो कि कौन कौन सी गिनती है कि गुणा करें तो 32 हो जाए और घटा दें तो 4। तो होती है बेटा 8 और 4, 8 चौक, तो यहां हम लोग लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस, यहां ब्रैकेट में 8 माइनस 4 एक्स और माइनस 32। ध्यान देना ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x एक ब्रैकेट में और अगले में धन यहाँ 4x माइनस 32, यानी एक ब्रैकेट में x माइनस 8 और एक में x प्लस कितना 4। तो जब ये बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में। तो कहीं अगर उत्तर आ रहा होगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत दिख नहीं रहा ये, तो इसको मिटा दो, यहां देख लो इतना दिख रहा है। तो अगर मैं इसको बेटा यहां लिख दूं, थोड़ा सा मैंने कहा ना लंबा सवाल है, तो अगर मैं इसमें x कॉमन ले लूं तो यहां हो जाएगा x माइनस 8। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, मुंह मत बनाओ, ध्यान से देखो। और प्लस यहाँ 4 कॉमन ले लो। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करता हूं, देखो ये एक ब्रैकेट में x माइनस 8 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस 4 आ जाएगा। यानी एक में x माइनस 8 बराबर अगर तुम 0 करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 8, और इसमें x प्लस 4 बराबर 0 करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 4 आएगा ना। तो अगर कहीं 8 और माइनस 4 हो तो ये देखो एकदम आसानी से दिख रहा है 8 और माइनस 4, समझ में बात आई। तो जरा अब इसको मिटा दूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्लेस लिया था। और अब मैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पर चलता हूं, ध्यान देना बेटा, एकदम आसान सा क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञाओ हो। एक चीज मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कभी शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो ये जो पहला होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है और जो पीछे वाला होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है। कब, जब ये लिखा हो ना कि सम ऑफ जीरो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। लेकिन बेटा अगर कभी ये दिया हो कि ये शून्यक है तो ये अल्फा और ये बीटा होता है, बात समझ में। तो अगर इनसे समीकरण बनाना होगा तो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, इन दोनों को अगर मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा, यहाँ ये माइनस शब्द है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, यहाँ माइनस से मिट गया है। तो ये अगर मैं इन दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3 प्लस 4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। और अब मैं एक काम करूंगा, एक काम कौन सा, एक काम ये कि और फिर यहाँ x लिख करके यहाँ माइनस 3 गुणे 4, कोई दिक्कत। फिर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 4 में से 3 निकल गया, कितना आएगा प्लस, कितना आएगा प्लस, कोई दिक्कत, समझ में आया। 4 में से 3 निकल गया माइनस 1 और माइनस 1 का गुणा माइनस से करोगे, 4 में से 3 निकल गया प्लस 1 और प्लस 1 का गुणा माइनस से करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस, और माइनस 1 का गुणा x में करोगे तो माइनस 1, और यहाँ 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, बात समझ में। तो अब ये देखो इसमें कहाँ है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 12, बात समझ में, यही वाला मेरा ऑप्शन क्या है सही है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। चलो और अंत में ये 13 नंबर पे चले जाओ। देखो ये कह रहा है लंब वृत्तीय बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, कहीं है ये पहला वाला पाई आर स्क्वायर एच, ये सब तो एकदम रट डालो, शंकु का बेलन पाई का, शंकु का आयतन पाई, बेलन का आयतन, गोले का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, सब रट डालो एकदम। और अब चले आओ इस पर, कह रहा है ना, क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ नहीं कह रहा है, बस सवाल देखो और एक भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन बोर्ड में गलत मत करना क्योंकि इसमें से मार्क नहीं कटने वाले हैं, एकदम जितना सही होगा उतना मिलेगा। देखो यहाँ लिखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बात समझ में। तुम्हें एक चीज पता होगा कि किसी चीज की अगर बटे में हो तो पहले उसे रेशनलाइजेशन कर लेना चाहिए, परमेयीकरण।
तो इसे परमेयीकरण करने के लिए अगर इसमें माइनस था भैया, तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस से, करते हैं ना, करते हैं ना। और अगर इसे प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां हो जाएगा सेक थीटा प्लस, और यहां जब सेक थीटा प्लस tan का गुणा करोगे ऊपर तो वही हो जाएगा सेक थीटा प्लस कितना, लेकिन नीचे सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या, एक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या, एक। और एक से भाग दोगे तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थात यही आ जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, और ये पहला मेरा क्या हो जाएगा, सही। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 15 पर चलते हैं कि 15, 18 और 24 का लासा। लासा तो समझ रहे हो ना, लासा क्या होता है, जो हम लोग कहाँ पाते हैं, मीठे को खाने पर जो हमारे कपड़े में लग जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लासा। नहीं, वो वाला नहीं निकालना गधे, यहाँ देखो ये तुम्हें मैथ का लासा निकालना है। 15 है और 18 है और 24 है। कभी कभी गुणनखंड आता है तो कुछ बच्चे कहते हैं कि किसकी तरह, लासा की तरह, मतलब इतना दिमाग में लासा बैठ गया है, हाँ तुम्हारे दिमाग में इतना लासा बैठ गया है कि कोई भी चीज आए सब किसकी तरह दिखता है, लासा की तरह। चलो इसे मैं सबसे पहले 2 से काट दूं, 15 तो कटेगा नहीं, 2 9 18 और 12, फिर 2 से काट दो, 15 तो कटेगा नहीं, 9 तो कटेगा नहीं, और ये हो गया 6, फिर 2 से काट दो तो ये भैया कट 2 3 6, ये 9 और ये 15। अब 3 से काट दो, 3 बचे, 3 तिरिक्का 3 एकम, फिर 3 से काट दो तो केवल 5 बचा, और फिर किससे काट दोगे, 5 से। समझ में बात आई, तो 5 तिहाई 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, और 180 दूना 360। ये देखो लास्ट में बहुत दिनों बाद अंतिम सही हो रहा है। चलो भैया, अब इसके बाद ना अंत में मेरा 16 नंबर क्वेश्चन जो आया, अभी 4 इसके बाद है, पहले इतना देख लो। कह रहा बहुपद का मूल है, एक छोड़ दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये समझ रहा था तुम गधा हो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले मूल निकालना, तो एक्स कॉमन ले लो तो हो जाएगा एक्स माइनस 1, और इसके बराबर क्या लिख दोगे, शून्य। तो एक बार x बराबर क्या हो जाएगा, 0, और एक बार x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर, आई बात समझ में, तो एक उत्तर आएगा 0 और एक उत्तर आएगा 1, यानी 0 1, ये पहला सही। बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। तो अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर अपने 17 पर आ जाएं। कह रहा है ना कि बिंदु -2 6 और -2 10 के बीच के मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है बेटा x1 प्लस x2 अपान 2, ये x का मान आ जाएगा, यानी x बराबर क्या है, x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2। जरा इसमें ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, x1 का मान कितना है, -2, x2 का मान वो भी -2, तो -2 -4, और बटे 2 कट गया तो 2 दूना 4, कितना आ जाएगा मान, -2, x का मान। लेकिन इसमें -2 तो 3 जगह है, झंझट है, तो ये अभी मैं केवल जाना कि -2 है, और जब y का निकालोगे तो y1 प्लस y2 अपान 2, और देखो y का मान 6 और 10, 10 6 16, और 16 बटे 2, तो 16 बटे 2 का मतलब 8, यानी अगर कहीं ऑप्शन होगा बेटा -2 और 8 तो वही सही है, ये देखो सी वाला। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। और फिर अगला एक सवाल है कि यदि साइन ये वाला, यदि साइन ए बराबर, देखो एक छोटा सा मैं चित्र बना देता हूं, तो प्लेस जगह ही जगह है, यहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है। साइन ए बराबर होता है बेटा लंब बटे कर्ण, तो लंब तुम्हारा 3 और कर्ण तुम्हारा 5 है, तो tan ए का मान याद करना है। तो तुम्हें याद होगा एक बहुत पुराना नियम है किसका, पाइथागोरस का। उन्होंने कहा था किसी त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर माने AC स्क्वायर,
बराबर होता है लंब का स्क्वायर माने ए बी स्क्वायर धन किसके बी सी स्क्वायर। तो बेटा ए सी का कितना हो जाएगा 50 ए बी का 3 त्रिक 9 और धन कितना बी सी स्क्वायर। आया समझ में। अगर मैं इस 9 को इधर भेज दूं तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 9 गया 16 हो जाएगा और फिर बी सी बराबर प्लस माइनस 4। लेकिन तुम्हें मालूम है कि भुजा ऋणात्मक तो होगी नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ +4 यानी 4 इसे 4 से ही मान लें। आई बात समझ में। फिर अब निकालना है tan थीटा या tan ए। तो tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब तुम्हारा 3 है और आधार 4 यानी कितना आ जाएगा 3। देखो 3/4 है कहीं, अरे यह अंतिम। तो इस तरीके से मेरा ये 18 सवाल हुआ और तुम लोग बेटा इन 19 और 20 को लगा करके ना एकदम गलती ना करना, इसको लगाना और लगाने के बाद इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बात समझ में। तो हमें उम्मीद है कि आ गया होगा समझ में। अगर नहीं आया होगा तो बेहिचक मेरे इसको स्क्रीनशॉट ले लो और ना समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आएगा। निश्चित रूप से तुम्हारा सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद। बोर्ड पेपर की बेहतरीन तैयारी करो और पढ़ते रहो।